आज हम बिहार स्पेशल का सामान्य परिचय हम बताएंगे आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, इस बिहार का नामकरण कब हुआ था। नामकरण 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार उत्तर भारत में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24°10'। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना दिया है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24°20' और 10 सेकेंड। नॉर्थ से 27°31' 15 सेकेंड नॉर्थ तक। और देशांतरी विस्तार इसमें दिया है 89°19' 50 सेकेंड। ईस्ट से 88°17' 40 सेकेंड ईस्ट तक है। और उसके बाद इसमें राज्य की आकृति कैसी है, आयताकार है। अब देखो इसमें बिहार की पूरब से पश्चिम इसकी कुल कितनी लंबाई है, 483। मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना है, 345 किलोमीटर उसकी लंबाई है। लंबाई 400 पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम कितना दिया है, 300 मतलब 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना दिया है, 345 किलोमीटर। बिहार मतलब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को नई दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई थी। उसके बाद इसमें 1 अप्रैल 1912 में बिहार प्रांत का गठन किया गया। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग राज्य बने। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना था। और बिहार की स्थापना कब हुई थी, बिहार की स्थापना 22 मार्च को। और इसका क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना दिया है, 2.86% दिया है। और भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर बिहार है। और इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 445 किलोमीटर और चौड़ाई
पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना 173 फीट या 53 मीटर है और औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद इसका प्रशासनिक विभाजन क्या है। प्रमंडल कितने हैं 9, जिला 38, अनुमंडल 101, प्रखंड सह अंचल कितना है 534, पंचायतें कितना है 8067, नगर निगम कितना है 19, नगर परिषद कितना है 88, नगर पंचायत कितना है 154 है। और इसमें बिहार की विधायिका, अब बिहार की विधायिका मतलब इसमें पुलिस जिला कितना है, पुलिस जिला 40 है। और बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 19। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है 40। अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट कितना है 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है 2 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितना है 6। कितना है 6। कौन कौन से हैं, गोपालगंज है, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्य की चौहद्दी या सीमा। उत्तर में नेपाल देश, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है नेपाल। नेपाल से बिहार के 7 जिला सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है, एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और ये है उत्तर में। और दक्षिण में झारखंड राज्य। झारखंड राज्य से कौन 8 जिले साझा करते हैं बिहार के, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। मतलब बिहार से दक्षिण में झारखंड राज्य से कौन जिला स्पर्श करता है, सीमा लगाता है, ये 8 जिले हैं। और नेपाल से 7 जिले हैं। और पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य से कौन सीमा लगाता है, कुल 3 जिले सीमा लगाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से कितने जिले, 8 जिले। एक है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ये 8 जिले हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले स्पर्श करते हैं। और पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिले स्पर्श करते हैं, साझा करते हैं सीमा। दक्षिण में झारखंड राज्य से 8 जिले और नेपाल से 7 जिले। और बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। और प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है और द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली क्या है, मांगुर है। और उसके पहले राजकीय पशु बैल और 2013 से पूर्व रीछ थी। और राजकीय पक्षी गौरैया है, 2013 से आख्याता थी। और बिहार का राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। गीतकार कौन थे, सत्यनारायण। संगीतकार कौन थे, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा थे। और मान्यता किस कब हुई थी, 2012 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी। और बिहार राज्य की प्रार्थना गीत क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। ये बिहार राज्य का क्या है, ये है प्रार्थना गीत। और राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार,
तुझको सत सत बंधन बिहार है। और उसके बाद इसमें प्रमंडल एवं संबंधित जिले। उसके बाद इसमें सारण में जिलों की संख्या कितना है, 3 है। एक कौन है, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत में 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। और दरभंगा में 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। और कोसी में 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 जिला, अररिया और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और पटना में कितना, 6 जिले। पटना में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में कितने, 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में 2, भागलपुर और बांका। अब इसमें देखो नक्शे में, और बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, ये किशनगंज क्या है, पूर्वी ज़िला है। और सबसे पश्चिमी ज़िला क्या है, कैमूर है। ये क्या है, सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर है। ये क्या है, पश्चिमी ज़िला। और उत्तर में क्या है, पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, गया। सबसे दक्षिण में कौन सा है, गया है। और उसके बाद इसमें अब जैसे इसमें नेपाल से कौन सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। उसके बाद इसमें अब जैसे इसमें नेपाल से कितना 7 जिला सीमा साझा करते हैं। और झारखंड से कितना, 8 जिला, जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। अब ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये सब क्या है, कटिहार, ये सब पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर, मतलब झारखंड से सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब इसमें भारत का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्राचीन बिहार के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें पाषाण काल, नंबर 2 वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य एवं गुप्त वंश, फिर बौद्ध एवं जैन धर्म। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। और पुरातात्विक एवं साहित्यिक में नंबर 1 पॉइंट, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिराद और चेचर, वैशाली, फिर मनेर पटना में है, और सोनपुर सारण में है। ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत कहाँ से? मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं कामा राजगीर कामा नालंदा कामा पाटलिपुत्र कामा विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। अगला पॉइंट दिया है इसमें खुदाई से प्राप्त सिक्के मनके मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अब इसमें देखो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? साहित्यिक स्रोत। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट है रामायण कामा महाभारत कामा पुराण कामा बौद्ध रचनाएं अगंतुर निकाय कामा दीर्घ निकाय कामा विनय निकाय विनय पिटक जैसे रचनाएं भगवती सूत्र आदि के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। और अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज इंडिका फहियान इतसिंह कामाभेनसांग के यातायात। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थलीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की बिहार इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत से क्या क्या? रामायण महाभारत पुराण बौद्ध रचनाएं अगंतुर निकाय दीर्घ निकाय और विनय पिटक जैन रचनाएं भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत मिले हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज का फहियान कामा इतसिंह कामा वेहनसांग की यात्रा। और उसके बाद इसमें देखो पाषाण काल में क्या है? पूरा पाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट देखिए इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? आखेटक और संग्राहक था। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी कामा चाकू खुरपी आदि प्राप्त हुए। मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक किस काल में थे? पूरा पाषाण काल में थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर की कुल्हाड़ी कामा चाकू कामा खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है ये अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग कब के हैं? 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। अब इसमें देखो अगला मध्य पाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट है इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पशु कुत्ता को बनाया गया था। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे मानव पशु का पालना किस काल में शुरू किए थे? मध्य पाषाण काल में। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिण बिहार में मुंगेर से। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब इसमें देखिए नवपाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चीराद कहाँ पर? सारण और चेचर वैशाली मनेर पटना सनुआर रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कैमूर की पहाड़ियों कामा नवादा एवं जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं।
कैमूर की पहाड़ियों, कामा नवादा एवं और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ये अवशेष 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष कब के हैं? ये 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट, चिरांद, कामा सोनपुर, कामा ताराडीह, कामा चेचर, कामा मनेर, कामा सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के पाषाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग कितने? 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल। वैदिक काल में नंबर 1 पॉइंट, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, पूर्व वैदिक एवं ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वृत्य शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब इसमें देखो महाजन काल। क्या है महाजन काल? महाजन काल में नंबर 1 पॉइंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगंतुक निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महाजन पद में 3 महाजन पद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। नंबर 1 है वज्र या लिच्छवी। ये क्षेत्र कौन? वैशाली कामा मुजफ्फर क्षेत्र लगता है। और मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र। और तीसरा इसमें दिया है अंग, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र लगता है अंग। वज्र संघ महाजन पद। वज्र संघ महाजन पद में नंबर 1 पॉइंट दिया है, वज्र संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्र लिच्छवी, ज्ञात्रिक, कामा विदेह, कामा उग्र, कामा भोग, कामा कुरु, कामा इच्छावुक, इस संघ के 8 जनपद थे। वज्र संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी की राजधानी क्या है? वैशाली। और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्र संघ के प्रमुख जनपद थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वज्र संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। अगला इसमें है मगध महाजन पद। मगध महाजन पद में नंबर 1 पॉइंट दिया है, मगध राजनीतिक, कामा आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजन पदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, या 5 पहाड़ियों से घिरा था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र था। और इसमें अगला पॉइंट दिया है, मगध एवं अंग महाजन पद का सर्वप्रथम
अथर्ववेद से मिलता है। सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ? अथर्ववेद से मिलता है। मगध का विस्तार कहाँ पर? पटना से गया तक है। अगला इसमें दिया है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद में नंबर 1 पॉइंट दिया है, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। और इसमें मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, इसमें नंबर 1 पॉइंट है। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला पॉइंट, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक क्षेत्र था। अगला पॉइंट, मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब इस पर मगध पर शासन करने वाले सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक? 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व और इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और कब इसकी स्थापना की थी? 544 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रणदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। और उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, बिंबिसार ने चंद्रप्रणदोत के उपचार के लिए अपने राजवैदिक जीवक को भेजा था। अगला पॉइंट दिया, बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुड़िक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुड़िक था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्रसंघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपांडी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति इसमें कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है,
उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर। उसके बाद उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना नागदशक। फिर उसके बाद इसमें अगला दिया है, इसमें शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आते हैं? शिशुनाग वंश आते हैं। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया, कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था। अब इसमें उसके बाद नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 344 से 321 ईसा पूर्व। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महाजन पद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। अगला नेक्स्ट पॉइंट, पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महाजन पद ने पंचाल, इच्छाऊ, कामा काशी, कामा अस्मक, कामा कलिंग, कामा मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। अगला इसमें दिया है नेक्स्ट पॉइंट, घनानंद ने अपने दरबार में विद्यमान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 321 से 184 ईसा पूर्व। अब इसमें चंद्रगुप्त का शासनकाल मौर्य वंश में कब तक रहा? 321 से 298 ईसा पूर्व। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिन एंड स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा, एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे। उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध
पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया से हुआ, जो सेलुकस की पुत्री थी। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब इसमें दिया अगला पॉइंट इसमें है, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 298 से 272 ईसा पूर्व। इसमें नंबर 1 पॉइंट, बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सिंहसेन आदि का नाम दिया। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, उसे अमित्रघात या सिंहसेन आदि नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस द्वारा राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। नेक्स्ट पॉइंट दिया, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डाइनोसियस नामक राजदूत को भेजा। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक चला था। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट है, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख से उसे अशोक कहा गया था। सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। अशोक के कर घटाकर 1/8 कर दिया था 20वें वर्ष। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल कामा बंधु पालित कामा इंद्रपालित कामा दर्शान कामा दशरथ कामा संप्रति कामा सालिसु कामा देवधर्मन कामा शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक था। मौर्य वंश का शासनकाल कितने 137 वर्षों तक था। अब इसमें दिया है अगला बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म देखिए। नंबर 1 पॉइंट दिया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब इनका जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन। उनकी माता का नाम महामाया देवी और सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया, उन्हें ज्ञान प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को पीपल को वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई। अगला पॉइंट इसमें दिया है, बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख संसार दुखमय, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक, दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अगला इसमें दिया है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाक, नंबर 4 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति, नंबर 8 सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म की अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम वर्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के थे तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगिरी के थे। उसके बाद बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। एक है सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 ब्रह्मचर्य, नंबर 6 नृत्य या गायन का त्याग, नंबर 7 असमय भोजन का त्याग, नंबर 8 कोमल शय्या का त्याग, नंबर 9 श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, नंबर 10 मद्य सेवन नहीं करना। अगला दिया है इसमें, बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। जन्म के समय उनका प्रतीक क्या था? कमल। यौवन के समय सांड। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के समय घोड़ा। संबोध या ज्ञान प्राप्ति के समय प्रतीक क्या था? पीपल या बोध वृक्ष। महापरिनिर्वाण या मृत्यु के समय प्रतीक क्या था? पदचिन्ह या स्तूप। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश कहाँ का प्रतीक क्या था? चक्र था।
अगला पॉइंट दिया है इसमें, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत दो भागों में विभाजित हुआ। एक है हीनयान परिवर्तन विरोधी, नंबर 2 महायान परिवर्तक समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, अब इसमें त्रिपिटक नंबर 1 होता है शुद्ध पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। और विनय पिटक में क्या है, संघ के नियमों का संकलन, सबसे लघु पिटक जिसका लघु पिटक मतलब लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। और इसमें बौद्ध संगीति या सभा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी, राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब प्रथम बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी, वैशाली। किसके शासनकाल में, कालाशोक। अध्यक्ष कौन था, सबक कामी था। और इसका विशेषता क्या थी, महासांघिक एवं अस्थविर के रूप में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। किस अध्यक्षता, मुगल पुत्र तिस्य। और विशेषताएं, अभिधम्म पिटक का संकलन। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 ईस्वी मतलब इसमें का प्रथम शताब्दी कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। शासक कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष। और ये महायान एवं हीनयान में विभाजन हुआ। इसकी विशेषता क्या थी, महायान और हीनयान में विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। इसमें चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, स्तूप बौद्ध धर्म के अपवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अब इसमें है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। और उनके 24वें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी गई, एक सत्य की, एक अहिंसा की, एक अस्तेय, एक अपरिग्रह की। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता था, ऋषभदेव को कहा जाता था। और इनका अन्य नाम है आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। जन्म काशी में हुआ था। पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। अगला पॉइंट इसमें दिया है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के नंबर 1 पॉइंट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे। अगला पॉइंट, उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्ञा था।
अगला पॉइंट इसमें दिया है, उनके दामाद का नाम जमाल या जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति जिम्भ्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट साल वृक्ष के नीचे हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक आचरण। अब अगला दिया है, जैन धर्म के 5 महाव्रत: सत्य, झूठ न बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अनेकांतवाद या स्यायवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इसका प्रतीक बैल या वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, उसका प्रतीक हाथी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उसका चिन्ह है सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और इनके प्रतीक क्या है, सिंह। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। और इसमें जैन संगीतियाँ कितनी हुई थी, इसमें 2 जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व, स्थान पाटिलपुत्र बिहार। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त शासन के काल में, अध्यक्ष स्थूलभद्र। और इसकी विशेषताएं, दिगंबर एवं श्वेतंबर में जैन धर्म का विभाजन। और इसमें अगला पॉइंट, जैन धर्म को 12 अंगों में संकलन। और द्वितीय कब हुआ था, 1212 इसमें, स्थान वल्लभी गुजरात। और अध्यक्ष देवार्धि क्षमा श्रवण। और उसके बाद विशेषता, जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। अगला पॉइंट इसमें दिया है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ। दिगंबर को भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसके परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्णतः नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर क्या होता है, स्थूलभद्र के नेतृत्व प्रदान किया। स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने पर की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को अस्वीकार किया गया। अब इसमें अगला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश में नंबर 1 पॉइंट, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पित्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। फिर उसके बाद इसमें कांडो वंश की स्थापना हुई। अगला नंबर 1 पॉइंट, कर्ण वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूत की हत्या कर दी थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसमें कुषाण वंश।
नंबर 1 पॉइंट, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद यूनानी शक या पहला कुषाण। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। अगला पॉइंट, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। नेक्स्ट पॉइंट, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क ने चौथे बहुसंगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अगला इसमें दिया है गुप्त वंश। नंबर 1 पॉइंट, इसमें गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसका शासनकाल 240 से 280 तक इसका शासन था। अगला पॉइंट, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब इसमें शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक किए थे। उसके बाद इसमें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब इसमें इसका शासनकाल समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा, 335 से 375। अब इसमें पहला पॉइंट, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त ने पराक्रामक एवं अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं से विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, समुद्रगुप्त को उसने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के बाद 375 ईसा पूर्व में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आता है। इसका शासनकाल कब तक, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त देवराज देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अगला पॉइंट इसमें दिया है, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फहियान भारत में 14 वर्षों तक शासन किया था, मतलब 14 वर्षों तक रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न, कालिदास, धन्वंतरि, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपूर, छप्पड़क, भरूची। अब इसमें अगला शासनकाल आता है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त का शासनकाल कब से? 415 से 455। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। अब इसमें इसका स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 455 से 467 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंद के समय हुआ। स्कंद ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त को शकादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। अब इसमें पाल वंश आता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की भागलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव एवं प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, देवपाल ने जावा एवं शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए। देवपाल के बाद बिग्रापाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल ने इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब बिहार का इतिहास समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास बताएंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो बता चुके हैं, 2 क्लास करा दिए हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले मध्यकालीन बिहार का इतिहास में, अब इसमें देखो कौन मध्यकालीन बिहार में सिख धर्म, तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश मतलब कर्नाट वंश, फिर सल्तनत काल में बिहार, फिर अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद मुग़ल काल में बिहार। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसको देखिए आप लोग। अब इसमें दिया है तुर्क शासन में बिहार। इसके अंतर्गत आते हैं तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार
की विजय थी 1198 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, उसने 1203 और 1204 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का संस्थापक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। अगला इसमें दिया है स्थानीय वंश या कर्नाट वंश। अब इसमें मिथिला के कर्नाट वंश। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। अगला पॉइंट दिया, बख्तियार खिलजी बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसने नटराजन भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, समानतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1235 समाज सुधारक भी था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। जहांगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।
तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में महत्वपूर्ण नाम मालिक इब्राहिम का था, जो मालिक बया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट इसमें दिया है 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नसीरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अब आगे दिया है अफ़गान शासन में बिहार। अब इसमें पहला पॉइंट है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफ़गान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध में बिहार के अफ़गानों को पराजित किया था। अगला पॉइंट इसमें दिया है घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफ़गानों का उदय हुआ। अब शेर शाह, इसमें शेर शाह में नंबर 1 पॉइंट शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। अगला पॉइंट दिया है शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हिमाऊ को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हिमाऊ को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया है शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला पॉइंट इसमें दिया है शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था डाक व्यवस्था सैन्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट इसमें दिया है बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया और 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हिमाऊ ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। मुगल काल में
मुगल काल में बिहार। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 1556 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अगला पॉइंट इसमें है, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। अगला पॉइंट दिया है, दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया, अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। 1887 ईस्वी से 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारी को ही दिया जाने लगा। अगला पॉइंट इसमें है, औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख सिंह ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया, औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अली वर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर उसने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। अब इसमें सिख धर्म और बिहार। अब इसमें पहला पॉइंट, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेज बहादुर भी सासाराम, कामा, गया होते हुए पटना आए थे। वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोबिंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का
प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। आज हम बिहार स्पेशल में हम आधुनिक बिहार का इतिहास बताएंगे आप लोगों को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसमें आज हम आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास। अब इसमें देखो आधुनिक बिहार में क्या क्या आता है। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजाति विद्रोह और 1857 की क्रांति और बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। अब इसमें देखो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। मतलब सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है। 1632 ईस्वी में पटना डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अब इसमें अगला पॉइंट इसमें दिया है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। मुग़ल शासक फ़र्रुखसियर, इसका शासनकाल 1713 से 1900 ईस्वी। उसके बाद इसमें मुग़ल शासक फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आगे इसमें है बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुग़लों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। अब इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना।
1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 ईस्वी को हुई, और जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया, और 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेज़ ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेज़ी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज़ों के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। और इसमें बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, और इसमें संयुक्त सेना की हार हुई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद संधि के तहत मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा। अब आगे अगला पॉइंट है अब इसमें 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जांसोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गरिस्टन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया। 1783 में बिहार में अकाल पड़ गया। जांच अधिकारी जांसोर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1884 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गरिस्टन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया। अब इसमें देखो आगे जनजाति विद्रोह। ये है जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह में पॉइंट अब इसमें देखिए नंबर 1, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के बढ़ते राजनीति, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजाति विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्नलिखित हैं। अब इसमें देखो तमाड़ विद्रोह
कब हुआ था? 1789 से 94 के बीच हुआ। और क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर। और इसके नेतृत्वकर्ता अज्ञात हैं। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्र क्या था? पलामू था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह थे। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ और इसका क्षेत्र सिंह भूमि था। इसके नेतृत्वकर्ता अज्ञात है। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। कौन सा क्षेत्र था? छोटा नागपुर में। और इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ और क्षेत्र क्या था? संथाल परगना। और इसमें नेतृत्वकर्ता सिद्धू कन्हू चाँद एवं भैरव थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 में और इसका क्षेत्र छोटा नागपुर कामा सिंह भूमि। इसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं थे। और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 और क्षेत्र छोटा नागपुर। और उसके बाद नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। और ताना भगत विद्रोह कब से कब तक? 1913 से 14 के बीच हुआ और इसका क्षेत्र गुमला था। और इसके थे जतारा भगत थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतारा भगत थे। अब इसमें देखो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के अंतर्गत क्या हुआ? संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1855 से 56 के बीच हुआ। 18 से 55 और 56 के बीच हुआ। अब इसमें सबसे पहले नंबर एक पॉइंट दिया है। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण का माझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। अब आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया, इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कन्हू कामाचांद एवं भैरव ने किया था। अब इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना कामा काश्तकारी अधिनियम 1869 कामा संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। अब इसमें देखो आगे कौन सा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। अब इसमें नंबर एक पॉइंट दिया है, यह जनजाति विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, इस विद्रोह का कारण डीकुओं द्वारा शोषण कामा खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता कामा आत्म सुधार कामा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। अब इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा। उसके बाद जब कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को हराया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब इसमें 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन। बिहार में वहाबी आंदोलन हुआ था।
अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे, उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में इसको सैयद अहमद बरेली मतलब रायबरेली, भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ये कोष्ठक में रायबरेली के नेतृत्व में प्रदान किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे, प्रथम केंद्र सितना तथा दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र में धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली कामा विलायत अली कामा फरहत अली कामा मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। नेक्स्ट पॉइंट दिया, वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सज़ा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। अब नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। नोनिया विद्रोह 1770 और 1800 के बीच हुआ। अब इसमें नोनिया विद्रोह में नंबर 1 पॉइंट दिया है, बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर कामा सारण कामा हाजीपुर कामा पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेज़ों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अगला इसमें है लोटा विद्रोह। ये विद्रोह कहाँ? बिहार में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। अगला इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया, यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ। किसके द्वारा? मुजफ्फर जेल के कैदियों द्वारा किया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अब इसमें है 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति और बिहार है। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। अब इसमें अगला पॉइंट दिया, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई।
अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, कामा चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। अगला इसमें पॉइंट दिया है जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है शिवराजपुर घाट कोष्ठक में गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अब आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब इसमें देखो आगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नंबर 1 पॉइंट। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है अंग्रेज़ के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन।
बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए? 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1912 में हुआ। स्थान कहाँ? बांकीपुर पटना। इसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। उसके बाद इसमें दिया है 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? गया में हुआ। कब? इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ। कहाँ पर हुआ? रामगढ़ झारखंड। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब इसमें दिया है बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। अगला पॉइंट दिया है, विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। उसके बाद इसमें बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। अब इसमें दिया है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट। अब उसके बाद देखो इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। किसने किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा से पकड़े गए और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अक्टूबर 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। और उसके बाद होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार। उसके बाद इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर कामा सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा कामा उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। उसके बाद इसमें चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। और ये किसके कारण हुआ? अब इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिए,
चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया है, इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषण भी थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। अब उसके बाद इसमें अगला पॉइंट इसमें दिया है, गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1907 ईस्वी को पटना पहुँचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है, परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी कामा L.C. आदमी कामा राजा हरिहर प्रसाद कामा नारायण सिंह कामा D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी को भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद कामा अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर कामा मजहरुल हक कामा राजकुमार शुक्ल कामा रामनवमी प्रसाद कामा शंभू शरण आदि थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। और इसमें आगे दिया है किसान सभा। अब इसमें आगे क्या दिया, किसान सभा इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबौर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव थे।